शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस हक से उससे कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा इंसान को निडर बनाती है, एकता सिखाती है, उसे अधिकार का मतलब समझाती है और अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना भी सिखाती है। ये कहा था डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। भारतीय संविधान के जनक पुरुष आम्बेडकर। आज 14 अप्रैल है, यानी आम्बेडकर की जयंती। आप सभी को बधाई, हमें भी बधाई। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, इन्हें प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं, एक नामी स्कॉलर, नौकरशाह, कानूनविद, समाज सुधारक और राजनेता, जिन्होंने आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये करते हुए वो किसी एक धारा के बंधक नहीं हुए। उन्होंने एक अलहदा और स्पष्ट लकीर खींची, लेकिन लकीर खींच दी जाए और वैसी की वैसी मान ली जाए तो बात क्या होती। आम्बेडकर के समानता और प्रतिनिधित्व के मूल संविधान में निहित हैं, फिर भी संविधान समाज में कितना उतरा है, इसके अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते ही रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज बड़ी खबर में बताएंगे कि पढ़ाई लिखाई पर जोर देने वाले आम्बेडकर के देश में बारात की घोड़ी से लेकर हायर एजुकेशन तक जातिगत भेदभाव किस कदर हावी है। दूसरा, आपको यह भी बताएंगे कि भीमराव रामजी बाबा साहब कैसे बने। पहले सवाल से शुरू करते हैं। दलित दूल्हे को बारात में घोड़ी पर चढ़ने से रोका। दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ा तो हुआ बवाल। कथित ऊंची जाति के लोगों के सामने से बारात गई तो हुआ पथराव। इस तरह की खबरें रूटीन हैं हमारे यहाँ, मतलब हर कुछ दिनों में हमारे सामने आ जाती हैं, नए नाम नई जगह के साथ। 12 अप्रैल को मध्य प्रदेश में मंदसौर के गरोड़ थाना इलाके से भी इसी तरह की खबर आई। स्क्रिप्ट हमारे पास पहले से थी, कैरेक्टर्स बस बदल रहे हैं इसमें। इस दिन अर्जुन मेघवाल की शादी थी। अर्जुन बीएसएफ के जवान है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके जवान सरहदों पर देश की रखवाली करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। 12 तारीख को अर्जुन की बारात निकली। उसी वक्त वहां से एक और बारात निकली जो कि दूसरे समुदाय की थी। आज तक से जुड़े आकाश चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बारात एक ही रास्ते से निकल जाने के कारण टकराव हुआ, विवाद हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे पक्ष ने दलित समुदाय से आने वाले अर्जुन मेघवाल की बारात रुकवा दी। विवाद की जानकारी पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 29 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा वो इस बिंदौली को निकाले जाने का विरोध किया जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था ऑलरेडी लगाई गई थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। इसी दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने, करीब 40-50 लोगों ने, जो जवान है BSF का, उसकी जो बारात जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया था। उसमें जो पुलिस पार्टी लगी हुई थी वहाँ पे पथराव किया गया। मौके पे पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में किया और जो आपराधिक तत्व वहाँ पे अव्यवस्था फैला रहे थे उनको हिरासत में लिया। इसमें 2 प्रकरण रजिस्टर किए गए हैं। एक तो जो जिस व्यक्ति की बारात निकल रही थी उनकी तरफ से रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि बलवा और SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और दूसरा प्रकरण पुलिस पार्टी पर पथराव करने की और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में आपराधिक तत्वों के ऊपर FIR रजिस्टर की गई। SP मंदसौर के बयान से साफ है कि अगर पुलिस हालात को न संभाल पाती तो विवाद काफी बड़ा हो जाता, स्नोबॉल कर जाता। खैर, अर्जुन मेघवाल की बारात कल यानी कि 13 अप्रैल को पुलिस की मौजूदगी में निकाली गई। मध्य प्रदेश से अब चलते हैं राजस्थान। 12 अप्रैल को बाड़मेर जिले के आसाड़ी गांव में एक दलित शख्स कोजाराम मेघवाल की निर्ममता से हत्या कर दी गई। आरोप गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों पर लगा। आज तक के दिनेश बोहरा के मुताबिक 15 मार्च को कोजाराम ने SP के सामने जान के खतरे का अंदेशा जताया था। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से कोजाराम को जान से मार डाला गया। अब इस हत्या को लेकर राजस्थान के कई हिस्सों में गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये घटनाएं भी जो हमने आपको बताई, ये बीते 2-4 दिन की घटनाएं जिनकी जानकारी हम तक पहुंची है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि वंचित तबके के साथ भेदभाव और शोषण के ऐसे मामलों की संख्या गिनती में बहुत बड़ी है, जो कभी कहीं रिपोर्ट नहीं होती। जो रिपोर्ट होते हैं एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। मेटा वाले जो आंकड़े हैं, अपराध के आंकड़े इकट्ठा करने वाली सरकारी संस्था NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में कुल 42,793 मामले अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अपराध के दर्ज हुए। इसी तरह 2019 में 45,961 मामले, 2020 में 50,291 मामले और 2021 में 50,900 मामले दर्ज हुए। ST यानी अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ हुए अपराधों की बात करें तो 2018 में 6,528 मामले दर्ज हुए, 2019 में 7,570, 2020 में 8,272, 2021 में 8,802 मामले दर्ज हुए।
एक आंकड़ा देश की प्रीमियर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी आया है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने 29 मार्च 2023 को बताया, पिछले 5 सालों यानी कि 2018 से 23 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से आने वाले कुल 14,446 छात्रों ने ड्रॉप आउट किया। इसमें ओबीसी के 6,901, एससी कैटेगरी के 3,596 और एसटी कैटेगरी के 3,949 छात्र शामिल हैं। ड्रॉप आउट मतलब एडमिशन के बाद अपना नाम वापस ले लेना या पढ़ाई बीच में छोड़ देना। इसी तरह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जहां मार होती जाने के लिए आईआईटी, वहां से 4,444 छात्रों ने ड्रॉप आउट किया। इसमें ओबीसी के 2,544, एससी कैटेगरी के 1,362 और एसटी कैटेगरी के 538 छात्र शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम से पिछले 5 सालों में 366 छात्रों ने ड्रॉप आउट किया। इसमें 133 ओबीसी, 143 एससी और 90 एसटी कैटेगरी के छात्र शामिल हैं। ये नंबर्स आपको ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं समुदायों से बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपको दिख ही रहा है कि ओवर रिप्रेजेंटेड है ये समुदाय, जो इनका नंबर है पॉपुलेशन में, उस हिसाब से ड्रॉप आउट ज्यादा इनके बीच में देखने को मिल रहा है। ड्रॉप आउट के आंकड़े देते हुए सरकार ने यह भी कहा कि कई बार छात्र अपनी पसंद के विषय, स्ट्रीम या शहर संस्थान में जाने का विकल्प न मिलने की वजह से अपना नामांकन वापस लेते हैं। सरकार वंचित समुदाय के छात्रों के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप्स और स्कीम चला रही है। सरकार की बात सही हो सकती है, लेकिन हायर एजुकेशनल कैंपसेस में होने वाले भेदभावों से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां से समय समय पर छात्रों के साथ भेदभाव की खबरें आती ही रहती हैं। अभी बीते 12 फरवरी को ही आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले 18 साल के दर्शन सोलंकी ने सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला कि साथी छात्रों के हैरेसमेंट से तंग आकर दर्शन ने कदम उठाया था। इस बात का जिक्र स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपने संबोधन में किया था। फरवरी में ही हैदराबाद के मेडिकल कॉलेज में पीजी स्टूडेंट डॉक्टर प्रीति ने भी सुसाइड कर लिया। इसके पीछे भी वजह रैगिंग और हैरेसमेंट ही बताई गई। दर्शन और प्रीति का केस अपवाद नहीं है। पीछे मुड़कर देखेंगे तो न जाने कितने ही ऐसे नाम हमें दिखाई देते हैं। 27 मार्च 2023 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया था कि पिछले 5 सालों में आईआईटी में कुल 33 छात्रों ने सुसाइड किए, जिनमें से 16 छात्र रिजर्व कैटेगरी से ही आते थे। इसीलिए हम कह रहे हैं ओवर रिप्रेजेंटेशन है इनका इन नंबर्स में। इसी तरह एनआईटी से सुसाइड के 24 मामले सामने आए, जिनमें 14 छात्र रिजर्व कैटेगरी से थे। ये हुए आंकड़े। इस मामले में तफसील से समझने के लिए हमने बात की यूजीसी के पूर्व चेयरमैन सुखदेव थोराट से। हमने उनसे समझना चाहा कि हायर एजुकेशनल संस्थाओं में जाने के बाद छात्रों का उत्पीड़न कैसे होता है। बिल्कुल होता है। देखो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो लड़के या लड़कियां जो जाती है वो भी तो समाज के है ना, और अपने घर में उनका सोशलाइजेशन होता है, घर में ही उनको विचार मिलती है, समाज में विचार मिलते हैं, और वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। आईआईटी में हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटीज में हो, तो जो विचार उनको बचपन में मिले हुए हैं या जब ग्रो किए हैं, वो विचारों के साथ जाते हैं। वो विचार जाति से जुड़े हुए होते हैं जनरली। तो इसलिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एएमएस में जो सुसाइड हुआ था दलित लड़के का, तो मेरे चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई थी, तो उसमें वो सारा निकल आया। डिस्क्रिमिनेशन इन मल्टीपल स्पीयर, क्लासरूम में है, टीचर के बिहाफ पे है, स्टूडेंट के बिहाफ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे है, सोशल कैंपस पे है। तो डिस्क्रिमिनेशन दलित बच्चों का हॉस्टल में होता है, खाने मेस में होता है, ये सब निकल आया है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। उसके बाद न्यूपा में एक स्टडी हुई, वो लंबी स्टडी हुई, कोई 5-6 स्टेट यूनिवर्सिटीज थी और कुछ 5-6 कॉलेजेस थे। उसमें भी ये बिल्कुल इसी स्पीयर में रिजर्वेशन निकल आया है कि स्टूडेंट में, स्टूडेंट टीचर में, स्टूडेंट दलित स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्क्रिमिनेशन वेरियस फॉर्म में होता है। और स्टूडेंट आपस में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। पीयर ग्रुप जो है, फ्रेंड ग्रुप जो है, वो जाति के आधार पर बनते हैं। तो एक तरीके से सोशल आइसोलेशन है। और उसके बाद फिर मेस में अलग अलग लड़के बैठते हैं। ये नहीं कि कुछ अनटचेबिलिटी है, लेकिन ऑटोमेटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रुप कास्ट के अराउंड हो जाता है। सोशल कैंपस में जो इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट, उसमें भी है। और रिजर्वेशन का जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो बच्चे रिजर्वेशन के थ्रू जाते हैं उनको कंडेम किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है। ये कोटा में आ रहे हैं, इनको तो मेरिट से डिटोरेट हो रहा है,
जिनको फेलोशिप मिलती है जो सरकार ने उनके लिए रखी है उसके ऊपर कमेंट की जाती है। तो एक तरीके से बहुत ह्यूमिलिएट और एक स्टिग्मा इम्पोज किया जाता है, जिसके बच्चों के ऊपर काफी साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे विड्रॉ होके अपना ग्रुप बना लेते हैं। ये हमने आपको 2 घटनाएं बताई, एक्सपर्ट्स मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो भी आपको बता दिया। दी ललन टॉप ने कई बार डॉक्टर आंबेडकर के विचारों और जीवन के कई पहलुओं को कवर किया है, कभी हमारे ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े शो तारीख में, कभी किताबों से जुड़े हमारे रोजाना शो किताबी बातों में, और कभी तो आपको दी ललन टॉप शो में भी हमने बताए ही। लेकिन आज आपको वो चुनिंदा बातें बताएंगे जिनसे आंबेडकर बनते हैं। पहले प्रसंग के लिए हमने अपने शो तारीख से ही एक किस्सा चुना है जो 6 दिसंबर 2022 को हमने प्रकाशित किया था। क्या है किस्सा? कहानी 1901 की है। 9 साल के भीमराव अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ सातारा में रहते थे। माँ की मृत्यु हो गई थी तब, और पिता फौज से रिटायर कर गए थे। रिटायरमेंट के बाद कोरेगांव में खजांची की नौकरी वो करते थे। गर्मियों की छुट्टी में उन्होंने भीमराव और उनके भाई बहनों को अपने पास कोरेगांव बुलाया। ये कोरेगांव वही जो पुणे के पास है, पुणे। सब लोग ट्रेन से मसूर गए जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन था। पिता ने लिखा था कि वो स्टेशन पर चपरासी को भेज देंगे, लेकिन घंटे भर स्टेशन पर खड़े रहने के बावजूद आंबेडकर और उनके भाई बहन को रिसीव करने कोई स्टेशन पर आया नहीं। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को देखा, छोटे बच्चे रुके हुए हैं। उन्होंने पूछा कि सब चले गए, आप लोग क्यों हैं यहाँ पे? भीमराव ने बताया कि उन्हें कोरेगांव जाना है और उनके पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं, वो कोई लेने आएगा। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम हो कौन? आंबेडकर ने बता दिया कि हम महार जाति के हैं। ये सुनते स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल गए और वो वापस अपने कमरे में चला गया। स्टेशन मास्टर चला गया, मगर भीमराव और उनके भाई बहन तो अब भी परेशान थे। स्टेशन के पास ही कुछ बैलगाड़ी वाले थे, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाने को तैयार नहीं था। आंबेडकर दोगुने पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन तब भी कोई राजी नहीं हुआ। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने ही एक युक्ति निकाली। उसने भीमराव से पूछा, क्या तुम बैलगाड़ी चला लोगे? आंबेडकर ने कहा हाँ। फिर स्टेशन मास्टर ने एक गाड़ी वाले से कहा कि वो दोगुने पैसे ले ले और उससे बैलगाड़ी भी नहीं चलानी पड़ेगी, बस साथ साथ चलता रहे। मान गया। भीमराव और उनके भाई बहन गाड़ी में बैठे। गाड़ी अपने रास्ते चलने लगी, आंबेडकर हाँकने लगे और चलते चलते रात हो गई। सबके पास टिफिन था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें एक चुंगी वाले की झोपड़ी दिखाई दी। आंबेडकर ने सोचा कि उससे पानी मांगकर देखते हैं मिलता है क्या। आंबेडकर पानी लेने जा ही रहे थे कि बैलगाड़ी वाले ने उनको टोका, चेताया कि चुंगी वाला हिंदू है, वो महारों को पानी नहीं देगा। फिर स्टेशन मास्टर की तरह उसने ही सोल्यूशन भी दिया। उसने कहा कि तुम बताना उसे कि तुम मुसलमान हो, शायद पानी मिल जाए। आंबेडकर ने चुंगी वाले से पानी मांगा। चुंगी वाले ने सवाल पूछा कि कौन हो? आंबेडकर ने जवाब दिया कि मुसलमान है। आंबेडकर अच्छी खासी उर्दू बोल लेते थे, पढ़े लिखे थे ही, लेकिन चुंगी वाले को शक हो गया। उसने कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ पानी नहीं है, दूर पहाड़ी पर है, वहां से लेके आओ। अब तक बहुत रात हो चुकी थी, पहाड़ी पर जाना संभव नहीं था, इसलिए सबने बैलगाड़ी को खोलकर उसमें बिस्तर डाला और सब वहीं सो गए। इस वाक्य को याद करते हुए डॉक्टर आंबेडकर अपनी जीवनी वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास काफ़ी खाना है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोने पड़ रहा है, और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। 9 साल के भीमराव पर इस वाक़ये का गहरा असर पड़ा। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली बार छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल में वो बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते थे, अकेले कोने में बैठना पड़ता था। वो अपने साथ एक बोरा लेकर आते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। घड़े से पानी नहीं पी सकते थे, धोबी उनके कपड़े नहीं धोता था, हजाम उनके बाल नहीं काटता था। लेकिन इस घटना ने उनके मन पर छाप छोड़ी, क्योंकि इससे पहले बकौल डॉक्टर आंबेडकर अब तक मुझे लगता था कि छुआछूत एक सामान्य चीज है, कुछ लोग होते ही हैं जिन्हें दूसरे लोग छूना नहीं चाहते। हम उनको कोट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी घटना है महार सत्याग्रह। गांधी ने नमक के हक के लिए दांडी मार्च किया और आंबेडकर ने पानी के लिए। ब्रीफ में बैकग्राउंड हम बता देते हैं। 1920 के दशक की बात है। तब की परिस्थितियों और जाति व्यवस्था में अछूत उन वाटर बॉडीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जिनका इस्तेमाल अगड़ी हिंदू जातियां करती थी। अगस्त 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया कि दलित समुदाय सरकारी वाटर बॉडीज का इस्तेमाल कर सकती है। मतलब एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। प्रस्ताव पारित हुआ और पूरे प्रांत में लागू भी हो गया, लेकिन कई अगड़ी जातियों ने इसका विरोध कर दिया, खासतौर पर बॉम्बे प्रांत के ही एक हिस्से महाड़ में। आंबेडकर तब दलितों की उभरती आवाज के रूप में देखे जाने लगे थे। वो बड़े वकील तो थे ही, उनके पास रोज ढेरों लोगों के खत आते थे जिनमें अछूतों पर होने वाले अत्याचार का जिक्र होता था। और एक दिन ऐसा ही एक खत उनके पास महाड़ से भी आया जिसमें लिखा था कि वहां अछूतों को चापदार तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता। एक बार कुछ अछूतों ने वहां से पानी लेने की कोशिश की,
तो उन्हें बहुत मारा गया, घर जला दिए गए और परिवार वालों को जूतों से पीटा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने निश्चय किया इसके बाद कि वो महार जाएंगे। 1920 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर ने कोलाबा में अछूतों की बैठक बुलाई। उसी रात बैठक में तय हुआ कि अगली सुबह से सत्याग्रह शुरू होगा। 20 मार्च की सुबह डॉक्टर अंबेडकर अपने 2500 अनुयायियों के साथ तालाब पहुंचे। पहले खुद अंजलि से पानी पिया, फिर उनके अनुयायियों ने। यह भारत में जातिवाद के खिलाफ पहला सत्याग्रह था। जैसा कि अपेक्षित था, इस घटना ने अगड़ी जातियों को काफी नाराज किया। अफवाह फैल गई कि अछूत कल वीरेश्वर मंदिर में जाने वाले हैं अगले दिन, जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों पर हमला भी हुआ, जिसमें काफी लोगों को चोट आई। कुछ दिनों बाद सवर्णों ने तालाब की शुद्धि करवाई। तालाब का पानी निकालकर पंचगव्य से भरे कुछ घड़े मंत्र पढ़ते हुए तालाब में उड़ेले गए। तब जाकर तालाब की शुद्धि मानकर पानी दोबारा इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का सत्याग्रह यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके 9 महीने बाद 24 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक और सत्याग्रह की तैयारी हुई, लेकिन इससे पहले ही कुछ सवर्णों ने अदालत जाकर तालाब पर अपना दावा ठोक दिया। अंबेडकर कानून का सम्मान करते थे, इसलिए अदालत का फैसला आने तक उन्होंने सत्याग्रह को टाला। अदालत में मुकदमा 10 साल तक चला। सोचिए, पानी पीने के लिए। 1937 में बंबई हाईकोर्ट ने अछूतों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें चापदार तालाब से पानी लेने का हक दिया। एक तरफ 9 साल के भीमराव हैं, अपने भाई बहनों के लिए पानी मांगते हुए, फिर 26 साल बाद के डॉक्टर अंबेडकर हैं, अपनी जाति के पानी पीने का हक मांगते हुए, हासिल करते हुए। इस बीच अंबेडकर के जीवन और विचार की यात्रा बहुत दिलचस्प है। इसमें एक स्कॉलर का नाम काबिल जिक्र है, डॉक्टर जॉन डूई। माना जाता है कि बाबा साहेब अंबेडकर का कहना था कि वो अपने पूरे बौद्धिक जीवन का श्रेय प्रोफेसर जॉन डूई को देते हैं। जॉन डूई एक अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सुधारक थे और उनके प्रैग्मैटिज्म या व्यवहारवाद का अंबेडकर की सोच पर तगड़ा प्रभाव था। उनके बारे में तफसील से बता पाना इस शो में मुश्किल है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो इंटरनेट पर आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में ढेर सारे ऐसे काम किए जिन पर लंबी बहस की जा सकती है। पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए ही जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर किसी भी दूसरे विचारक को आलोचना से परे कतई नहीं माना जा सकता। हम भी नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर की भी स्वस्थ आलोचना मौजूद है, लेकिन उन्हें ही कोट करें तो उनके हिसाब से एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: करुणा, समानता और स्वतंत्रता। हमारा मकसद है कि आप इन विचारकों को पढ़ें, जानें, गुनें और समझने के जतन करें, अपनी सोच और उनके विचारों का एक संवाद करवाएं। इसलिए हमने डॉक्टर अंबेडकर पर जितने वीडियो बनाए हैं, हम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। और इतना देखने के बाद आपको रुकना नहीं है। जितना पढ़ सके पढ़िए, खूब पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो रास्ता दिखा दिया, उस पर चलने लायक ईमानदारी सभी के पास नहीं है। इसीलिए अंबेडकर की तस्वीर लगाने वाली पार्टी अंबेडकर की प्रतिज्ञा का बचाव नहीं कर पाती। और जिस पार्टी के तमाम बड़े नेता अंबेडकर की कस्में खाते नहीं थकते, पिछड़ों के उत्थान को अपना यूएसपी बताते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं के पाठ पर आपत्ति लेते हैं, मुकदमे दर्ज करवाते हैं।